नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम फिर से नए 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। दोस्तों, जो ताम्रपाषाण काल था उसमें महाराष्ट्र के लोग जो डेड बॉडी थी उसको किस तरह से फर्श के नीचे दफनाते थे वो पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी ये दक्षिण नहीं है, ये दक्षिण है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, और डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब है कि उत्तर की तरफ उसका सर और दक्षिण की तरफ उसके पैर होंगे, ठीक है। ऐसे ही पूर्व की ओर उसका सिर होगा और पश्चिम की तरफ उसके पैर। ऐसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर में दक्षिण की तरफ उसका सिर और उत्तर की तरफ उसके पैर। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम की तरफ उसका सिर और पूर्व की ओर उसके पैर होंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों, जो ताम्रपाषाण संस्कृति है जो चौथे तो दोस्तों, ताम्रपाषाण संस्कृति चौथे कालखंड में पाई गई है जिसे जीरवे संस्कृति कहा जाता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना। इनाम गांव में जीरवे संस्कृति चरण की सबसे व्यापक तस्वीर उभरती है। महाराष्ट्र की संस्कृति है ये संस्कृति जो जीरवे संस्कृति भी महाराष्ट्र की ही संस्कृति है। इसकी सामान्य जो तिथि है वो 1400 से 1000 के बीच की ईसा पूर्व की है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता क्या है, बहुत सारे जो समाधान क्या है जो कलश में पाए गए हैं, ठीक है। ये कलश घर में क्या करते हैं हम लोग क्या मतलब जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उस कलश को ही अपने फर्श के नीचे दफना देते थे। और इसमें जो मृतक का शरीर होता था उसको उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ये उत्तर की तरफ मृतक का सिर होगा, दक्षिण की तरफ उसके पैर होंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, ठीक है। जो नवीन पाषाण काल युग में मानव ने जो सबसे पहले अनाज का शुरुआत की थी वो अनाज कौन सा था, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, ठीक है। नवीन पाषाण काल के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम अनाज को खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त किया गया, जिसका प्रमाण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। ध्यान रखना इसको, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है कि जो है नवपाषाण युग में मानव ने कौन सा अनाज यूज किया था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर हुआ है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से पूछा गया है कि किसका संकलन जो है ऋग्वेद के आधार पर किया गया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, सामवेद, ठीक है। सामवेद में दोस्तों क्या है कि सामवेद में 1549 रचनाएं के कितनी हैं, टोटल 1549। इन 1549 में से 78 नई रचनाएं हैं इसमें, और 78 नई रचनाओं के बाद बाकी की जो रचनाएं 1549 पूरी करने में हैं वो सारी जो है ऋचाएँ उससे ली गई हैं ऋग्वेद से, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी
वेदों में अपने आप को सामवेद कहा है। शाम का अर्थ होता है गायन या गाना, ठीक है। इसके मंत्रों को गाने वालों को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। प्राचीन ग्रंथों में संवाद में गौरव की गाथा मिलती है, ठीक है। भारतीय संगीत का यह प्राचीनतम ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हुआ सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बंदरगाह पोर्टको के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ठीक है, उस बंदरगाह का नाम पूछा गया है। कौन सा बंदरगाह था जो पोर्टको के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के नाम लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए अरिकमेडु, ऑप्शन बी ताम्रलिपि, ऑप्शन सी कोरके, ऑप्शन बी बारबेरिकम। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरिकामेडु। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेडु पोर्ट के नाम से उल्लिखित है। यह आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। विस्तृत खुदाई में यहाँ एक रोमन बस्ती मिली है। पेरिप्लस 80 से 115 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ था, जिसमें भारतीय बंदरगाह और व्यापार के संबंध में जानकारी संग्रहित है। पेरिप्लस में कांची का नाम कोरकई मिलता है, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमें मिला यहाँ से कि जो पेरिप्लस में जो कांची का नाम था उसको कोरकई के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, या इन सभी से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, व्याकरण और काव्य से। ठीक है, द्वितीय संगम की एकमात्र अवशिष्ट तोलकाप्पियम के रचनाकार तोलकाप्पियर थे। ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे। किसके थे ये शिष्य? अगस्त ऋषि के थे। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम यानी कि अलेवाई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। इस ग्रंथ में 3 खंड हैं, धर्म, अर्थ, काम। ठीक है, और मोक्ष। इसमें 3 खंड है और इसमें क्या मिलता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन मिलता है 3 खंडों में। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत है जो वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय, बी मीमांसा, सी वेदांत, सी वैशेषिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मीमांसा। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड तथा ज्ञानकांड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विशिष्ट विवरण है और उपनिषद में ज्ञानकांड का। ठीक है, मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? वैदिक कांडों में संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना। यह मत वेद को अपौरुषेय यानी कि अपौरुषेय तथा नित्य मानता है। अपौरुषेय माने जो पुरुषों ने नहीं लिखा है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते थे। वेदांत, उपनिषद तथा उत्तर मीमांसा को उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते थे, क्योंकि इनमें कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान का वर्णन मिलता है। पूर्व में मीमांसा के प्रणेता जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र है। क्या है? मीमांसा सूत्र। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भागवत। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में भागवत जो है सम्मिलित नहीं है। भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बता दिया गया है। ऑप्शन ए सही है।
वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, ठीक है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, इनको ही प्रस्थानत्रयी कहते हैं, इसलिए भागवत इसमें सम्मिलित नहीं है। इनमें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी, वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इनमें क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी के कारों में शंकराचार्य, रामानुज, मध्व, निम्बकाचार्य, वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। और इनके दार्शनिक सिद्धांत भी हैं। अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है और शुद्धाद्वैतवाद है। तो प्रस्थानत्रयी में हमारा कौन सम्मिलित नहीं है? भागवत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है उसमें भगवान शिव और पार्वती की आधी आधी मूर्ति है। ये किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन बी देवता और देवी का योग, ऑप्शन सी देवता और उसकी शक्ति का योग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है देवता और उसकी शक्ति का योग। ये देवता नहीं है, ये देवता है, ठीक है। देवता और उसकी शक्ति का योग। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर मूर्ति में के जो रूप में है शिव की कल्पना की गई है। यह शिव और पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित है। हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को एक साथ दर्शाया जाता है। वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण मानते हैं उसको। ये गुप्तकालीन नई साधना पद्धति के रूप में थी, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर जो मूर्ति में है जो शिव क्या है, वो देवता और उसकी शक्ति का योग है। और हरिहर जो है वो शिव और विष्णु को दर्शाते हैं। वो वैष्णव व शैव धर्म में समन्वय दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भागवतों ने, ऑप्शन बी वैदिकार्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने, ऑप्शन डी अभीरों ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भागवतों ने। भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सबसे पहले शुरुआत की थी। और क्या है कि परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक जो है वृष्ण यानी सात्वत वंशीधर जो श्री कृष्ण थे, इन्हें वासुदेव का पुत्र होने का कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। छंदोग्य उपनिषद में उन्हें केवल छंदोग्य उपनिषद में देव के पुत्र और तथा घोर अंग्रिस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते हैं और उसके अनुयायी भागवत कहलाते हैं, ठीक है। महाभारत काल में कृष्ण का विष्णु से किया था महाभारत काल में जो है तदाद में विष्णु से किया था। भागवत धर्म का वैष्णव धर्म माना जाता है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? ऑप्शन नंबर ए काठियावाड़ के रुद्रदमन के में है, या फिर अशोक के में है, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के में है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रदमन के, उसमें इसका पहला वो मिला है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना सबसे पहले इसे रुद्रदमन के काठियावाड़ के उसमें मिला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड for supporting us. Please kindly subscribe the channel and share the videos to among your friends. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Matram.